कई बार इस बात का संशय होता है हम लोगों के अंदर कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल होगी कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये किसी पर्सन के पास एक एबिलिटी है। जिस दिन वो देख लेता है कि कोई लक्ष्य उसे क्या देगा या उसे कहाँ तक पहुँचाएगा, तो यकीन मानिए उस दिन के बाद दुनिया का कोई ताकत उसे वहां तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ये मैग्नेट शब्द आया कहाँ से था। तो पहली बार बच्चों मैग्नेट शब्द मैग्नेट से आया है, और मैग्नेट एक्चुअली ये एक मैग्नीशिया जगह था जहाँ पे फर्स्ट टाइम रॉक मिला था इस तरह का, जिसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और नेचुरल मैग्नेट को बच्चों लोड स्टोन कहा जाता है। तो एक मैग्नीशिया जगह था जहाँ पे फर्स्ट टाइम नेचुरल मैग्नेट मिला, तो उसी मैग्नीशिया के नाम के अकॉर्डिंग मैग्नेट रखा गया, फिर इसका नाम मैग्नेट रखा गया। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा था, तो लोगों को पता चला शायद इसमें कोई सुपर पावर है। लेकिन टाइम के साथ फिर पता चला जो इस तरह का एक सब्सटेंस नेचर में प्रेजेंट है जिसके पास पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। बात करें बच्चों मैग्नेट का, तो मैग्नेट का दो कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है और दूसरा परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन उससे पहले मैग्नेट को दो कैटेगरी और बना सकते हैं हम लोग, एक नेचुरल मैग्नेट और दूसरा परमानेंट मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है रॉक के फॉर्म में, जिसे लोड स्टोन कहा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये लोड स्टोन है। और बच्चों इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, ये केमिकल फार्मूला Fe3O4 होता है। केमिकल फार्मूला आप देख सकते हैं ये Fe3O4 होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें बच्चों, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट ये मैनमेड होता है और ये दो कैटेगरी का हो सकता है। ये परमानेंट मैग्नेट हो सकता है और टेम्परेरी मैग्नेट हो सकता है। परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो बच्चों ये हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट हो सकता है, बार मैग्नेट हो सकता है, डिस्क मैग्नेट हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं। और हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं इसे टेढ़ा किया हुआ है, और टेढ़ा करने का भी एक प्रॉपर वजह है। जब मैग्नेट का पोल एक दूसरे के पास आता है ना, तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इसलिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हॉर्स शू शेप दिया जाता है। ये आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं बच्चों, यह एक मैग्नेट है जिसे बार मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेट देख पा रहे हैं बच्चों, डिस्क मैग्नेट होता है, इसके बाद रिंग मैग्नेट है, बटन मैग्नेट है। तो अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का मैग्नेट आजकल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे स्पीकर में भी, माइक्रोफोन में भी, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ जिस तरह के मैग्नेट की आवश्यकता है उस तरह का शेप परमानेंट मैग्नेट का बनाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि जिस तरह का मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक पावर को न तो आप घटा सकते हैं न ही उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है परमानेंट मैग्नेट। दूसरा टेम्पररी मैग्नेट की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है टेम्पररी, इट मीन्स अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप कर सकते हैं और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म इसका लॉस करवा सकते हैं। बिकॉज ये बच्चों काम करता है इलेक्ट्रिसिटी पे। एक कैटेगरी एग्जांपल मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवाया जाता है और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म वो गेन करवाया जा सकता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करवाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम है टेम्पररी मैग्नेट। नेक्स्ट बात करें बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? तो बच्चों फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। और वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें करंट फ्लो के कारण जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं अगर, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये पहली बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एच.सी. ऑस्टेड ने दिया था। एच.सी. ऑस्टेड का मतलब हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड पूरा नाम है इनका। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, कहना था जो किसी कंडक्टर से अगर करंट को पास करवाया जाए तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस प्रॉपर्टीज को कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन किस कारण से? ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसे दिया था किसने? तो ऑस्टेड ने, एच.सी. ऑस्टेड ने। जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, एक नेल लिया गया है, मेटालिक आयरन का बना हुआ नेल है, उसके ऊपर कॉपर वायर रैप किया गया है और दोनों कॉपर वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर कोई मेटालिक सब्सटेंस आता है तो आयरन नेल से ये अट्रैक्ट होने लगता है। तो आयरन नेल से अट्रैक्ट होने का कारण क्या है? वैसे तो मेटालिक नेल, आयरन का बना हुआ नेल किसी दूसरे मेटालिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट तो करता नहीं है, तो निश्चित रूप से करंट के फ्लो होने के कारण इस आयरन नेल के अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ जाता है। उस मैग्नेटिक पावर के कारण ये डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों रिलक्टेंस। हालांकि ये 10th क्लास का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। रिलक्टेंस क्या होता है बच्चों? ऑपोजिशन ऑफर्ड ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन। किसी सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो वो इजिली मैग्नेटाइज नहीं होना चाहता, तो उसे कहते हैं हाई रिलक्टेंस। और कुछ सब्सटेंस ऐसा है जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, इट मीन्स उसका लो रिलक्टेंस होगा। बच्चों अगर हम लोग बात करें परमानेंट मैग्नेट का, तो परमानेंट मैग्नेट का हाई रिलक्टेंस होता है। हाई रिलक्टेंस यानी कि अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आसानी से वो मैग्नेटाइज नहीं होता, इट मीन्स उसका लो परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी का क्या मतलब है बच्चों? परमिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड देम। किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन होता है। तो अगर किसी का लो परमिएबिलिटी है, इट मीन्स वो मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन नहीं होने देता, और उस कंडीशन में उस मटेरियल को कहते हैं मटेरियल विथ हाई रिलक्टेंस। ठीक है। और तो ये प्रॉपर्टीज है परमानेंट मैग्नेट का। अगर दूसरी बात करें टेम्पररी मैग्नेट, बच्चों टेम्पररी मैग्नेट का वेरी लो रिलक्टेंस होता है, यानी कि आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इससे पास होने के लिए अलाउ करता है, और आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे अलाउ पास करेगा अगर, तो बच्चों इसका परमेबिलिटी हाई होता है और आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है। बच्चों टेम्पररी मैग्नेट की बात करें तो जितना जल्दी ये मैग्नेटाइज होता है उतना ही जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। और इसमें टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए बच्चों हम लोग जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन बच्चों जितना जल्दी मैग्नेटाइज होता है उतना ही डीमैग्नेटाइज होता है। तो ये बात मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, वैसे 10th क्लास के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करें बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। किसी मैग्नेट के प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैग्नेट चैप्टर हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी कुछ जानते भी होंगे आप। लेकिन सबसे पहले बात करें किसी भी मैग्नेट को फ्रीली अगर सस्पेंड कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करता है। इसका कारण क्या है बच्चों? माना जाता है अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। जिस डायरेक्शन में मेरे मैग्नेट का अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं और मान लिया जाए ये नॉर्थ पोल है, तो अगर मेरे मैग्नेट का ये नॉर्थ है तो अर्थ का इधर साउथ होगा, जिसके कारण नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर ये मेरे मैग्नेट का नॉर्थ है तो इधर अर्थ का साउथ होगा। ठीक है। तो इस तरह से माना जाता है अर्थ के अंदर मैग्नेट है, जिसके कारण जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो अपोजिट पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ऑलवेज हम लोगों का मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके लाई करता है।
सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, किसी मैग्नेट में सबसे ज्यादा फोर्स मैग्नेटिक पोल के पास लगता है, सबसे ज्यादा फोर्स मैग्नेटिक पोल के पास लगता है। कारण है, आप देख सकते हैं पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी क्लोज है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के काफी क्लोज होता है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता है। और अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फोर्स सबसे कम कहां लगेगा, तो आप मैग्नेट के चारों ओर फाइंड करेंगे वो कौन ऐसा जगह है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी दूर है। तो पता चलता है मिडिल ऑफ द मैग्नेट, ये जो मिडिल ऑफ द मैग्नेट वाला एरिया है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी दूर होता है और यहाँ पे मिनिमम फोर्स लगता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, कभी भी मैग्नेट का यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मान लिया जाए कोई मैग्नेट है मेरे पास और इसको मैं बीच से तोड़ दूं और इधर नॉर्थ हो जाए इधर साउथ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी मैग्नेट को ब्रेक करेंगे बच्चों तो नॉर्थ वाले में साउथ का फॉर्मेशन हो जाता है और साउथ वाले में नॉर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखना है यूनिपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग अपोजिट पोल्स मैग्नेट का, जानते होंगे आप लोग अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आता है बच्चों, व्हाट इज द श्योर टेस्ट फॉर द पोलैरिटी ऑफ अ मैग्नेट। किसी मैग्नेट के पोलैरिटी का श्योर टेस्ट क्या हो सकता है, तो याद रखना है किसी भी मैग्नेट के पोलैरिटी का श्योर टेस्ट रिपल्सन होता है। जैसे मान लिया जाए दो सब्सटेंस है और ये एक मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट को मैं ला रहा हूं और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या पता ये साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है। लेकिन ये अगर मैग्नेट है और दूसरे को मैं दूसरे मैग्नेट को यहाँ पे ला रहा हूँ और रिपल्सन अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से पता चलता है दोनों अपोजिट पोल है और दोनों मैग्नेट ही हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द श्योर टेस्ट फॉर अ मैग्नेट व्हाट इज द श्योर टेस्ट फॉर अ पोलैरिटी ऑफ अ मैग्नेट। तो बच्चों आपका क्लियर कट आंसर होना चाहिए रिपल्सन। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेट। जुनून होना चाहिए कामयाबी का, सोच तो हर कोई लेता है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब पर्वत के जाते पांव कर। और ये हार वो है, इसमें कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। और ये हार एक सबक है जो आपको अपने आप को सुधारने का मौका देती है और कुछ नहीं। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारी YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग मैग्नेट पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ। बच्चों पोल स्ट्रेंथ एक्चुअली होता क्या है, किसी मैग्नेट के द्वारा किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का जो स्ट्रेंथ होता है उसे कहते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों, इसे नॉर्थ पोल को +m से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ पोल को -m से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर एक मैं मैग्नेट कंसीडर करूं और इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ आप देख पा रहे हैं +m है और -m है और इस मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में बांट दूं तो बच्चों इसका पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होता। पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये +m होगा और ये -m होगा। यहाँ पे भी ये +m होगा और ये -m होगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ किसी मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर मैं किसी मैग्नेट को बीच से क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दूं, आप देख पा रहे हैं एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को दो इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया में मैंने बांट दिया है। अब बच्चों इसका जो पोल स्ट्रेंथ है ये +m/2 हो जाएगा और ये -m/2 हो जाएगा। इट मीन्स ये मुझे समझ आता है पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने से चेंज होता है, लेकिन मैग्नेट का लेंथ चेंज करने से
पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है। बच्चों पोल स्ट्रेंथ के ऐसा यूनिट की बात करें बच्चों, एम्पियर मीटर होता है पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट। नेक्स्ट बात करें हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल सा मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इफेक्टिव लेंथ का क्या मतलब है? इफेक्टिव लेंथ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और पोल स्ट्रेंथ मैंने +m और -m लिया है। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहूँ बच्चों तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट, इट मीन्स 2L। ये 2L क्या है बच्चों? इफेक्टिव लेंथ है, दो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। डायरेक्शन की बात करें बच्चों, डायरेक्शन इसका साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। मैंने बताया आपको यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का वेरिएशन अगर बात करें तो ये लेंथ में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसी मैग्नेट के लेंथ को कम करेंगे फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करेंगे फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, एक मैग्नेट है और इसके मैग्नेट का मैं मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M ले लेता हूँ। तो बच्चों अगर इस मैग्नेट को दो पार्ट में बांट दिया जाए, लेंथ को कम कर दिया जाए, फिर भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा, m/2 हो जाएगा और ये भी m/2 हो जाएगा। और सेम मैग्नेट का जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दूं फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। कारण है मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो जाएगा और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो जाएगा। बच्चों अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मैंने आपको बताया इसका ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करें कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। बच्चों एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करता है। अब ये फोर्स का अमाउंट कितना होगा ये कैलकुलेट किया जाता है कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से। कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट will be directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to square of the distance between them। अब इसको ऐसे समझते हैं, किसी दो मैग्नेट के पोल के बीच अगर अपोजिट पोल है तो बच्चों अट्रैक्शन होगा और सेम पोल है तो रिपल्सन होगा। तो मैं रिपल्सन और अट्रैक्शन को साइड करता हूँ, फिर मैं फोर्स की बात करता हूँ। दो मैग्नेट के बीच अगर फोर्स लगता है तो वो फोर्स दोनों मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आप देख सकते हैं एक मैग्नेट मैंने लिया और ये दूसरा मैग्नेट है, एक का पोल स्ट्रेंथ m1 मैंने कंसीडर किया, दूसरे का पोल स्ट्रेंथ मैंने m2 कंसीडर किया है। तो अगर दोनों साउथ और नॉर्थ के बीच फोर्स की बात करें बच्चों तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m1 एंड m2। एंड दूसरा स्टेटमेंट है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस r है बच्चों तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको मैं इक्वेशन 1 बना दूं, ये इक्वेशन 2 बना दूं और अब बच्चों दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज कर दिया जाए तो आप देखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय r²। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं और ये कांस्टेंट μ/4π लिखा जाता है। बच्चों आप लिखेंगे F इक्वल टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स विल बी इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 4π, म्यू नॉट लिखेंगे, इनटू
M1 M2 प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बच्चों फाइनल रिजल्ट है जिसके द्वारा दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है। दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है, करेक्ट। यहां पे मैं बात करूं बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या होगा, तो म्यू नॉट बाई, आप देखेंगे बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे अगर दो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ मुझे पता हो और दोनों मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस मुझे पता हो और कांस्टेंट का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं 10⁻⁻7, तो यहां से दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग निकाल सकते हैं किस कॉन्सेप्ट से, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो बच्चों किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो फील्ड, वो स्पेस जहां तक किसी दूसरे मैग्नेट या किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाने से वो फोर्स महसूस करता हो, उस एरिया को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम है और इसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ तक स्प्रेडेड है, तो इसके पास जैसे ही लाएंगे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस किसी दूसरे मैग्नेट को, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आते ही फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है, हम लोग समझ सकते हैं किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाने के बाद वो फोर्स फील करने लगे, तो वो एरिया कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं इस तरह से एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन बोर्ड के प्लेन में। एक मैग्नेटिक फील्ड मैं रिप्रेजेंट करता हूं बोर्ड से बाहर की ओर, अप टू द बोर्ड। अगर आपको अप टू द बोर्ड रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है लेकिन अप टू द बोर्ड। इट्स क्लियर। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये क्रॉस लगा हुआ, क्रॉस का मतलब होता है ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इनटू द बोर्ड है। इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, बाहर से बोर्ड के अंदर की ओर। तो क्रॉस के द्वारा बोर्ड के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा, डॉट के द्वारा बोर्ड से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आप अपने पेपर की बात करते हैं, आप जहां पे लिख पा रहे हैं, तो अगर कॉपी पे बात करेंगे बच्चों, तो कॉपी का जो प्लेन होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये कॉपी के प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा। ये पेपर के बाहर की ओर इस तरह से डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और पेपर के अंदर की ओर इनटू द पेपर ऐसे क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट का, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है ये टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेबर पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है या न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिखा जाता है। तो याद रखना है तीनों यूनिट आपको, टेस्ला हो सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी हो सकता है। बच्चों सीजीएस यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट गॉस होता है, और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला एक कन्वर्जन है, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार कन्वर्जन आ जाता है। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻4 टेस्ला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे, हाँ जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, उसी मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और पहला टॉपिक है आज हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चों, किसी मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए
इंडिकेट करने के लिए लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। बच्चों मान लिया जाए एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्लू कलर का लाइंस का इस्तेमाल किया गया है और इस लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? तो पहला प्रॉपर्टीज बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कर्व होता है। क्लोज कर्व का क्या मतलब है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इन करता है। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल में इन करता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट, दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड अगर आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट, तब आप कहेंगे पोल टू नॉर्थ पोल। यानी कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है और मैग्नेट से बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाता है। फर्स्ट। सेकेंड बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के पास एक दूसरे के काफ़ी करीब होता है। आप देख सकते हैं पोल के पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के काफी, मैग्नेट के मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होता है। यही कारण है बच्चों मैग्नेट के द्वारा सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स पोल के पास लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के काफ़ी करीब है। और सबसे कम फोर्स किसी मैग्नेट के द्वारा सबसे कम फोर्स मिडिल ऑफ द मैग्नेट में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि मिडिल ऑफ द मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात करें तो किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया, किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहां तक किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस या किसी दूसरे मैग्नेट को लाने के बाद फोर्स महसूस करना स्टार्ट हो जाता है, फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी मैग्नेट के चारों ओर को वो एरिया जहां तक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो एरिया कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड का क्वांटिटी क्या होगा, तो आप कह सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाले मैग्नेट के द्वारा जितना फोर्स फील किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो ये मच्छर यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बच्चों F इक्वल टू होता है, ये F इक्वल टू होता है F इक्वल टू होता है M इंटू बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो बी वेक्टर का क्वांटिटेटिव जो डेफिनेशन है ये हो जाएगा बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय m। इसका क्या मतलब है, तो इसका सिंपल सा मतलब है किसी यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाले मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड में जितना फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है बच्चों, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेट से बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा।
एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसे गॉस कहा जाता है। 1 टेस्ला और 1 गॉस में क्या रिलेशन है, पिछली क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग। 1 गॉस इक्वल टू 10⁴ टेस्ला होता है। ठीक है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको मैग्नेटोमीटर कहा जाता है, और इस मैग्नेटोमीटर की मदद से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करें, फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक पोल। किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। मान लेते हैं हम लोग कोई एक एरिया है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी वेक्टर है, और वहाँ पे इस मैग्नेट को लाया जाए तो बच्चों फोर्स का जो वैल्यू होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, फोर्स का जो वैल्यू होगा वो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल है, तो बच्चों फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। और अगर नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ इनटू बी वेक्टर, फोर्स का अमाउंट तो वही होगा, लेकिन इसमें फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका डायरेक्शन होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए ये बात समझ गए बच्चों हम लोग। एक फॉर्मूला ये हुआ और दूसरा फॉर्मूला ये हुआ, ये मुझे किसी मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। किसी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का क्या पैटर्न होगा। तो बच्चों किसी स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कंसेंट्रिक सर्किल होता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये कंसेंट्रिक सर्किल होता है कंडक्टर के चारों ओर, लेकिन परपेंडिकुलर होता है। मान लिया जाए ये करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस कंडक्टर के चारों ओर कंसेंट्रिक सर्किल, बहुत सारा रिंग जनरेट होगा, और ये कंसेंट्रिक सर्किल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आपका आंसर होना चाहिए कंसेंट्रिक सर्किल बट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कैसे करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। अब कंसेंट्रिक सर्किल है तो दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब राइट हैंड थंब रूल कहता है बच्चों, थंब को जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिया जाए। मैं मान लेता हूँ करंट अपवर्ड मूव कर रहा है, और तो अपने राइट हैंड के थंब को मैं करंट के डायरेक्शन में रख दिया, और इस कंडक्टर को पकड़ने के लिए जिस डायरेक्शन में मेरा 4 फिंगर्स मूव करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राइट हैंड यहाँ पे डालेंगे, और जैसे ही इस कंडक्टर को पकड़ने की कोशिश करेंगे बच्चों, आपका 4 फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट किया गया है। और राइट हैंड थंब रूल, इसका डिस्कशन मैंने कर लिया, क्या काम होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा।
बच्चों मैं बता दूं दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक अमाउंट ऑफ करंट और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टर के चारों ओर उतना ही स्ट्रांग होगा, यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। सेकेंड बात करें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा, तो ये कंसेंट्रिक सर्किल ये करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर होता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका कम होगा। तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बच्चों एक मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की बात करें बच्चों तो यहाँ कंडक्टर से ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया जाता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का वैल्यू कम होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से अवेलेबल होंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों एक बार कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, और नेक्स्ट वीडियो फिर और एनर्जेटिक होकर आपके लिए मैं बना पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर सही हो तो जीवन बना देते हैं, और अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक का, मैक्सवेल कॉक-स्क्यू रूल। बच्चों पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों वो कंसेंट्रिक सर्किल प्रोड्यूस होता है, और उसके डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़े थे राइट हैंड थंब रूल। ठीक राइट हैंड थंब रूल जैसा ही एक और रूल है जिसको मैक्सवेल कॉक-स्क्यू रूल कहते हैं, और इस मैक्सवेल कॉक-स्क्यू रूल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो मैक्सवेल स्क्यू रूल कहता है, कॉक-स्क्यू रूल कहता है, इफ वी कंसीडर ड्राइविंग द कॉक-स्क्यू इनटू द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction of magnetic field will be same as the rotation of the cork screw। अगर मैं कंसीडर करूं जो कॉक स्क्रू को मैं करंट के डायरेक्शन में अगर ड्राइव करूं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मान लिया जाए करंट नीचे की ओर है और इस कॉक स्क्रू को ऐसे रोटेट करूं ताकि ये नीचे की ओर मूव करे, तो इसके टॉप का जो रोटेशन होगा बच्चों वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे ड्राइव करने के लिए रोटेट करूं तो मुझे समझ आता है इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे रोटेट करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे हम लोग कंपास का, जो ये कंपास क्या होता है, तो कंपास एक स्मॉल मैग्नेटिक निडल होता है जो पिवोटेड होता है सेंटर पर। कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेटिक निडल व्हिच इज पिवोटेड एट द सेंटर, और जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। खास बात यह है कंपास को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्मॉल मैग्नेटिक निडल है जो सेंटर पे पिवोटेड है, और ये पिवोटेड पॉइंट के क्रॉस फ्रीली रोटेट कर सकता है। और यहाँ पे जो रेड आपको दिख रहा है, रेड नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आपको ब्लू दिखता है जो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेट की बाहर बात करें तो मैग्नेट के बाहर बच्चों नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। मैग्नेट की बाहर की बात करें आउटसाइड द मैग्नेट, बच्चों आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और ये मूव करता हुआ साउथ पोल की ओर जाता है इस तरह से। और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट
मैग्नीट्यूड ऑफ, नेक्स्ट बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर। अब यहाँ पे क्या है, आपको डिफरेंट कंपोनेंट को जानने की आवश्यकता है जी कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो हो गया बच्चों, ये आप लिख सकते हैं ये टेस्ला में आपको आंसर देगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अब इसके लिए आवश्यक है आपको आई पता होना चाहिए, कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा, म्यू का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तीसरा, इस कंडक्टर से डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों आप मेंशन कर सकते हैं आई क्या है, आई इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट, आई इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर आर की बात करें, आर का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। अब किस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? तो इस कंडक्टर से सर्टेन डिस्टेंस, जैसे मान लिया जाए ये सर्टेन डिस्टेंस आप कंसीडर करेंगे, मान लिया जाए इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये आर रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद म्यू की बात करें, म्यू क्या होता है? तो आप म्यू का वैल्यू लिखेंगे बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आप म्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आई आपको पता होगा, आर का वैल्यू पुट करेंगे, फिर मैग्नेटिक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं कंडक्टर से सब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कंप्यूट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपको इस कंडक्टर से 9 मीटर के डिस्टेंस पे, इस कंडक्टर से 9 मीटर के डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मान लिया जाए 9 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको निकालना है। आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो आई का वैल्यू आप देख सकते हैं 6 एम्पियर है। डिस्टेंस आर का वैल्यू क्या होगा? तो आर का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। अब आवश्यक है इस 9 सेंटीमीटर को हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 0.09 मीटर। म्यू का वैल्यू मुझे पता है, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू बाई 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर। इस वैल्यू को रिप्लेस करें बच्चों, म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई का वैल्यू 6 हो जाएगा और आर का वैल्यू 0.09। यहाँ पे पाई से पाई को क्रॉस करेंगे, 2 से इस 4 को क्रॉस करेंगे, 2 सा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.09। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.09। बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर
यहाँ से आप वैल्यू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा। तो अगर एक वायर का सर्कुलर लूप बना लिया जाए तो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर लूप मैंने लिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बैटरी और की कनेक्टेड है। करंट का डायरेक्शन मैं बात करूँ तो करंट का डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे मूव कर रहा है। अब ये जितना भी सर्कुलर लूप है ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट का बना होगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट ऑफ वायर का। अब ये एक छोटे फ्रैगमेंट ऑफ वायर की बात करें तो वो स्ट्रेट करंट कंडक्टर जैसा काम करेगा। अगर मैं कंसीडर कर लूँ यहाँ पे छोटा सा फ्रैगमेंट, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों, ये कंसेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ पे छोटा सा फ्रैगमेंट मैं कंसीडर कर लूँ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे भी बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे मैं छोटा सा फ्रैगमेंट कंसीडर कर लूँ, इसके कारण भी बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्कल। अब सारे पॉइंट्स के, सारे फ्रैगमेंट्स के कारण कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब कंसेंट्रिक सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल करके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और सेंटर का ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होता है। सेंटर पे कैसा प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किसी सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा प्रोड्यूस होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप विल बी स्ट्रेट लाइन बट एट द सेंटर। सेंटर पे होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पहलू ये आता है, जो अगर सेंटर पे स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगा तो कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा। तो बच्चों लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक डिस्क मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसका एक फेस, एक सामने वाला फेस है, एक बैक साइड है। तो सामने वाला एक पोल होता है और अपोजिट वाला दूसरा पोल होता है। अब ये पोल कैसे फाइंड करें, कौन सा फेस नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। इसके लिए बच्चों हम लोगों के पास है क्लॉक फेस रूल। हम लोगों के पास है क्लॉक फेस रूल, आप देख सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉक फेस रूल का। चलिए देख लेते हैं। क्लॉक फेस रूल की बात करें तो ये कहता है कि अगर इस तरह का बहुत सारा कॉइल हम लोग ले लें तो यह एक सोलेनॉइड बन जाता है। कॉइल बहुत सारा ले लें तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। अब इस साइड से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे करंट मूव करता हुआ या तो क्लॉकवाइज दिख सकता है या एंटी क्लॉकवाइज दिख सकता है। अगर मैं यहाँ से विजुअलाइज करूँ करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो ये वाला एंड नॉर्थ होगा, अपोजिट वाला साउथ होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखा, जिधर से आप देख पा रहे हैं उधर का एंड अगर आपको दिखा जो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो वाला एंड नॉर्थ होगा। और अगर किसी एंड से विजुअलाइज कर रहे हैं उस एंड पे करंट का मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज दिखता है, then that end will be south pole and opposite end will be north pole। करेक्ट। तो इस तरह से किसी भी कलेक्शन ऑफ लूप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता किया जाता है। तो लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर, कैसा यूनिफॉर्म, कैसे फाइंड करेंगे, फेस क्लॉक रूल से फाइंड करेंगे या क्लॉक फेस रूल कहिए, कैसे। तो आप क्या करना है, आप एक एंड से लूप को विजुअलाइज करेंगे। अगर करंट मूव करता हुआ आपको क्लॉकवाइज दिख गया तो ये वाला साउथ होगा, अपोजिट वाला नॉर्थ होगा। और करंट मूव करता हुआ अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए तो सामने वाला नॉर्थ होगा, अपोजिट वाला साउथ होगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग। माय डियर फ्रेंड्स, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्राण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। दीपक का कोई अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। तम का मतलब दोस्तों अंधेरा। दीपक का कोई अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन कभी बना है सोना। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन कभी बना है सोना। बिन खिजे में दीने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के राही को
क्षण भर भी आराम नहीं। कौन यह स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। और समय के शिलालेख पे खुद को लिखना पड़ता है। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहले बात करेंगे हम लोग ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल डिपेंड। बच्चों पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किस टाइप का होता है। तो मैंने देखा था सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होता है और एट द सेंटर प्रोड्यूस होता है। फिर हम लोग फाइंड किए थे नॉर्थ पोल किसको कहेंगे, साउथ पोल किसको कहेंगे। इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़े थे क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल कहता था जो किसी भी लूप को आप देखते हैं और करंट का फ्लो अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो सामने वाला साउथ होगा, अपोजिट एंड नॉर्थ होगा। अगर आप किसी कॉइल को सामने से देखते हैं और फ्रंट वाला आपको दिख रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो फ्रंट वाला नॉर्थ होगा और बैक साइड वाला साउथ होगा। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था जो डायरेक्शन क्या होता है, कौन नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन फैक्टर है जो सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना ज़्यादा आप देख पा रहे हैं इसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। सेकेंड बात करें रेडियस ऑफ द कॉइल। जो कॉइल लिया जाता है वो कॉइल का रेडियस क्या है। तो बच्चों जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। तो अगर मान लिया जाए रेडियस आर है तो आर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, बहुत सारा कॉइल है। बच्चों जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मान लिया जाए एन नंबर ऑफ टर्न्स इसमें होगा सर्कुलर कॉइल का तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा। नेक्स्ट बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल। बच्चों ये कॉइल है, इससे जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि मान लिया जाए यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यानी कि डिस्टेंस का वैल्यू जितना ही कम होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल लेते हैं। तो सर्कुलर कॉइल के कारण बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई डिवाइडेड बाई आर। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है और यूनिट हो जाएगा इसका टेस्ला। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ म्यू क्या है तो म्यू को कहते हैं परमिएबिलिटी। म्यू का मतलब परमिएबिलिटी और इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई क्या है, आई का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, इस कॉइल में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा वो आई कहलाएगा। तो करंट
आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ करेंट, अमाउंट ऑफ करेंट, करेंट। आर की बात करें, आर क्या है, तो आर मुझे दिख रहा है यहां से कितने डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां से कितने डिस्टेंस पे, तो आर का वैल्यू हो गया डिस्टेंस। आर का मतलब हो गया बच्चों डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, सोलेनॉइड एक तरह का टेम्पररी मैग्नेट है जिसको हेलिकल कॉइल्स के द्वारा बनाया जाता है, और हेलिकल कॉइल को इस तरह से बनाया जाता है ताकि इस कॉइल का जो लेंथ होगा वो इसके डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप सोलेनॉइड का डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चों, सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म्ड बाय हेलिकल कॉइल ऑफ वायर whose length is substantially greater than its diameter, यानी कि उसके डायमीटर से इसका जो लेंथ होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, और इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मान लिया जाए एक सोलेनॉइड है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण एग्जैक्ट सिमिलर होता है जैसे एक बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बार मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव करता है आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मूव करता है। एग्जैक्ट इन द सेम वे सोलेनॉइड के द्वारा भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो अंदर में साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बार मैग्नेट, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है। तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट सिमिलर होता है जैसा एक बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग, ऑन व्हाट फैक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड। एक सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। बच्चों पहला फैक्टर हो सकता है अमाउंट ऑफ करंट, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर हो सकता है लेंथ ऑफ, दूसरा फैक्टर हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइल रैप किया हुआ है, ये टर्न्स जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। और तीसरा बात करें नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, आप देख पा रहे हैं इस कॉइल के अंदर एक मटेरियल डाला हुआ है, तो ये कोर मटेरियल का नेचर जितना बेहतर होगा उतना ही बढ़िया सोलेनॉइड कहलाएगा, ठीक है। तो एक तरह का ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिससे हम लोग टेम्पररी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो बात करें नंबर ऑफ टर्न्स, तो बच्चों मान लिया जाए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो आप लिख सकते हैं magnitude of B vector is directly proportional to number of turns of the coil strength of the current। यहाँ पे आप लिख सकते हैं magnitude of B vector is directly proportional to amount of current, यानी कि amount of current अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और अमाउंट ऑफ करंट अगर घटता है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। थर्ड बात करें नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। बच्चों कोर मटेरियल का नेचर कैसा होना चाहिए, तो सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए, या कई बार एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे टेम्पररी मैग्नेट हम लोग बना पाते हैं, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर बेसिकली आप सॉफ्ट आयरन ही याद रखेंगे, और एग्जाम में पूछा जाता है कोर मटेरियल तो सॉफ्ट आयरन का ही नाम लेंगे। नेक्स्ट बात करें बच्चों व्हाट आर द यूजेज ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का क्या यूज है। तो बेसिकली सोलेनॉइड का इस्तेमाल करके हम लोग
टेम्पररी मैग्नेट भी बनाते हैं और परमानेंट मैग्नेट भी बनाते हैं, डिपेंड करता है अब बनाते कैसे हैं। तो सोलेनॉइड एक लेते हैं और देख सकते हैं सोलेनॉइड का मतलब हो गया हेलिकल कॉइल का कलेक्शन, सर्कुलर लूप का कलेक्शन, और इसमें करंट फ्लो करवाते हैं। जिस मटेरियल को मैग्नेट बनाना है उस मटेरियल को इसके बीच में डाल देते हैं कोर मटेरियल, और धीरे धीरे जैसे ही करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होता है, और धीरे धीरे उस सेंटर में, इसके सेंटर में जो मटेरियल रखा हुआ है वो टाइम के साथ मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। अब ये कोर मटेरियल कैसा है इस पे डिपेंड करेगा टेम्पररी मैग्नेट बना है या परमानेंट मैग्नेट बना है। बच्चों टेम्पररी मैग्नेट अगर बनाना हो तो सेंटर में या तो हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं या एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो बच्चों कोर मटेरियल या तो कार्बन स्टील आप इस्तेमाल करेंगे या क्रोमियम स्टील इस्तेमाल करेंगे या आप स्टील इस्तेमाल करेंगे या एल्निको इस्तेमाल करेंगे। एल्निको क्या है? तो एल्निको एक एलॉय है जो एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिक्सचर है। या आप नीपर मैग इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कोर मटेरियल नीपर मैग इस्तेमाल करेंगे। और नीपर मैग किस चीज़ का बना होगा बच्चों? या यह नीपर मैग एक एलॉय है, एल्युमिनियम का हो सकता है, टाइटेनियम होगा, उसके बाद फेरस होगा और निकेल होगा। ये 4 कंपोनेंट का ये एलॉय होता है। तो बच्चों याद रखना है ये सोलेनॉइड का क्या इस्तेमाल है। तो टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। टेम्पररी मैग्नेट बनाना हो तो कोर मटेरियल या तो एल्युमिनियम या सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करेंगे, और परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो कोर मटेरियल या तो किसी टाइप का स्टील इस्तेमाल कीजिए या एल्निको या नीपर मैग हम लोग कोर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और टाइम के साथ परमानेंट मैग्नेट हम लोगों को मिल जाता है। बच्चों आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप देखते रहिए वीडियो और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय डियर फ्रेंड्स, कौन बताता है समुद्र का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून है वो किसी से मशवरा नहीं लिया करते। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का एक टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किस लिए किया जाता है? तो एक्चुअली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम लोग किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उस पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछा जाए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो आप कहेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज के मूव करने के बाद उस पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए, या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। 3 फिंगर्स मीन्स टू से दैट थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, और इस तरह से स्ट्रेच करना है ताकि आपका इंडेक्स फिंगर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर होना चाहिए करंट के डायरेक्शन में। देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये थंब का जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन बताएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अब आपको पता करना है इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स पता करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। तो पहले आपको फाइंड करना है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है।
तो चूंकि आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है, तो यहां पे को मानना पड़ेगा डाउनवर्ड। अब क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर को डाल देते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, को डालते हैं करंट के डायरेक्शन, करंट नीचे है तो डाउनवर्ड कर देंगे, तो इसी लगेगा बोर्ड से बाहर की ओर लगेगा। जो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन मूव कर रहा है और प्रोटॉन का मूवमेंट डाउनवर्ड है। प्रोटॉन अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है इसका मतलब करंट भी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन कहलाता है। फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं, इंडेक्स फिंगर को डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर को डालते हैं करंट के डायरेक्शन में। चूंकि करंट डाउनवर्ड है इसलिए, और इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखेगा बच्चों, इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा आउट टू द बोर्ड, यानी कि बाहर की ओर फोर्स लगने वाला है। बच्चों हम लोग राइट हैंड पाम रूल, ये भी राइट हैंड पाम रूल भी इस्तेमाल किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए, या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब राइट हैंड पाम रूल कहता है बच्चों, राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है ताकि थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए और ये 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये पाम का जो डायरेक्शन होता है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस बात को हम अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन था इसी पे अप्लाई करते हैं। अब राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में देख रहे हैं आगे की ओर है तो आगे की ओर डाल दिए। करंट का डायरेक्शन किधर है बच्चों, नीचे की ओर, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में डाल देंगे। अब देखिए पाम का डायरेक्शन किधर हुआ, पाम का डायरेक्शन आपकी ओर है, यानी कि आउट टू द बोर्ड, बाहर की ओर ये फोर्स लग रहा है। और पहले भी हम लोग जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए थे तो वहां भी इस पे फोर्स बाहर की ओर ही लग रहा है। तो 2 रूल है आपके पास, एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और दूसरा राइट हैंड पाम रूल है। दोनों की मदद से आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस एक टाइप का मैग्नेट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, इसमें बात करें ये बनाया कैसे जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं और उस सोलेनॉइड के सेंटर में हम लोग एक कोर मटेरियल डाल देते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है और करंट इनमें फ्लो कर रहा है। किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल डाल दिया जाता है। अब ये कोर मटेरियल से जितना भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है ये पास करता है और ये सेंट्रल कोर मटेरियल मैग्नेट जैसा बिहेव करता है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जिसका उपयोग हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए कर पाते हैं। ठीक है, तो समझ गए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है। तो किसी सोलेनॉइड के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूज है। तो बच्चों आयरन स्क्रैप को ट्रांसपोर्ट करने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या लिफ्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन स्क्रैप। दूसरी बात करें बच्चों फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस। मान लीजिए 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है जिसमें एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है दूसरा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसको सेपरेट कैसे करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सैंड और आयरन का मिक्सचर है
तो मैग्नेट का इस्तेमाल करके आसानी से सारे आयरन पार्टिकल को आप सैंड से सेपरेट कर सकते हैं। मेथड कहलाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट बात करें बच्चों, साइंटिफिक रिसर्च वर्क में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे माइक हो गया, स्पीकर है, ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक वेल है, इन चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल लार्ज स्केल पे किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, व्हाई स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग, व्हाई स्टील इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया, इस सेंटर में सॉफ्ट आयरन जो डाला गया है, आपसे पूछा जा रहा है इस सॉफ्ट आयरन की जगह पे स्टील क्यों नहीं डालते। तो बच्चों स्टील का एक प्रॉपर्टीज होता है, या तो पहले वो मैग्नेटाइज नहीं होता, या वंस मैग्नेटाइज हो जाता है तो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता। ठीक है, तो पहला कॉज ये हो सकता है, तो या तो जल्दी इजिली मैग्नेटाइज नहीं होता है, या मैग्नेटाइज होने के बाद इजिली वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। यही कारण है जो स्टील को हम लोग एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात करें, व्हेन करंट करने के बाद भी ये कंप्लीट मैग्नेटिज्म लॉस नहीं करता, मैग्नेटिज्म अभी भी उसमें होता ही है, जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इलेक्ट्रोमैग्नेट का खास प्रॉपर्टीज होता है, जिस समय आप करंट ऑन करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाता है, और जैसे ही करंट आप ऑफ करेंगे सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस हो जाता है। तो स्टील ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए स्टील को एज अ कोर मटेरियल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टील को मैग्नेटाइज सिर्फ तब किया जा सकता है जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और काफी देर तक इस्तेमाल किया जाए, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोलॉन्ग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बाद जाकर के वो मैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटाइज होने के बाद जल्दी डीमैग्नेटाइज भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो है जिसके वजह से हम लोग स्टील को एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, ऑन व्हाट फैक्टर डज द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड, किस किस फैक्टर पे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। तो पहली बात करेंगे बच्चों, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ये आप देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये कोर मटेरियल कैसा है इस पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जनरली कोर मटेरियल जो बनाया जाता है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। कारण है सॉफ्ट आयरन इजिली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और इजिली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। फिर दूसरी बात करें नंबर ऑफ टर्न्स, आप देख रहे हैं इस कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तीसरी बात करें बच्चों, अमाउंट ऑफ करंट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जितना अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसका स्ट्रांग होता है। और तीसरी बात करें डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, पोल के बीच डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यही कारण है जो हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट बनाया जाता है, जिसके कारण उसके पोल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है और उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अपनी अच्छाई कभी लोगों के सामने साबित मत कीजिए, क्योंकि लोग सुनते वही हैं जो सुनना चाहते हैं। और याद रखिए, आपके किरदार में दम होना चाहिए। वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देता है, इसलिए बी फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहला टॉपिक है मेरा डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का मतलब होता है बच्चों वैसा मैग्नेट जिसका पोलैरिटी हम लोग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और टेम्पररी मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट से फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टाइप का टेम्पररी मैग्नेट है और इसका नेचर टेम्पररी होता है। टेम्पररी कहने का मतलब अगर आप चाहें तो इसके मैग्नेटिज्म को खत्म कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसके मैग्नेटिज्म को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इंस्टेंट जैसे ही करंट आप ऑन करते हैं मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है,
जैसे ही करंट आप ऑफ करते हैं इसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के साथ ये नहीं है। परमानेंट मैग्नेट में आप तो पहली बात स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते, जो भी स्ट्रेंथ होता है वो बना रहता है। दूसरी बात, परमानेंट मैग्नेट का पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते। जैसा आप देख पा रहे हैं ये परमानेंट मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ ही रहेगा, आप इसके पोल को चेंज नहीं कर सकते। और ये टेम्पररी मैग्नेट आप देख रहे हैं, ये टेम्पररी मैग्नेट है, सोलेनॉइड के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज करके पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है। परमानेंट मैग्नेट का नेचर परमानेंट होता है। इसका क्या मतलब है? तो इसके मैग्नेटिज्म को आप लॉस नहीं करवा सकते और न ही इसके मैग्नेटिज्म को इंस्टेंट आप डेवलप करवा सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। नेक्स्ट बात करें बच्चों, हाउ विल यू शो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो वो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों आपको। यहाँ पे एक मैग्नेट रखा गया है और यहाँ पे एक प्लेट में मरकरी रखा जाता है और इस तरह से मरकरी से एक वायर लेकर के हम लोग सर्किट बनाते हैं और यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट है, जिस फिक्स्ड पॉइंट से एक आयरन रॉड हैंग कर रहा है और ये आयरन रॉड फ्रीली मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। अब क्या है, जैसे ही आप करंट फ्लो करवाते हैं इस आयरन रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है और फोर्स लगने के कारण ये बाहर किक कर दिया जाता है। कैसे फोर्स लगता है इस बात को हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से प्रूव कर सकते हैं। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, क्या था? तो अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं। फिर इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डालते हैं, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में डालते हैं। तो थंब का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इंडेक्स फिंगर मैंने डाल दिया। और इस डायग्राम में आपको दिख रहा है बच्चों करंट का मूवमेंट ऐसे है, यानी कि इस रॉड से नीचे की ओर आ रहा होगा तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग मिडिल फिंगर कर देते हैं। अब थंब का डायरेक्शन किधर है बच्चों? थंब का डायरेक्शन है आपका आउट टू द बोर्ड, यानी कि बोर्ड से बाहर। तो निश्चित रूप से इस रॉड पे एक फोर्स लग रहा होगा और फोर्स लगने के कारण बाहर ये किक कर दिया जाता है। जैसे ही किक किया जाता है ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण, चूंकि करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के कारण है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण फोर्स लगता है और फिर से किक कर दिया जाता है। जैसे ही किक किया जाता है फिर से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, मैग्नेटिक लॉस हो जाता है, फोर्स लगना बंद हो जाता है। तो फिर से ये वायर लौट जाता है मरकरी को कनेक्ट करने के लिए। जैसे ही कनेक्ट करता है फिर से सेम सिचुएशन, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण फिर से किक कर दिया जाता है। बच्चों इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है। इस बात को हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से प्रूव कर सकते हैं किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक इसी तरह से हम लोग पढ़े थे राइट हैंड पाम रूल। तो यहाँ पे भी राइट हैंड पाम रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है राइट हैंड पाम रूल? तो कहा जाता है राइट हैंड को आप ऐसे स्ट्रेच कीजिए ताकि आपका थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए और 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो पाम का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो चलिए यहाँ पे फील करके देखते हैं हम लोग। करंट डाउनवर्ड है तो राइट हैंड के थंब को डाउनवर्ड डाल दिए और 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाल दिए। चूंकि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाल दिए 4 फिंगर को। अब पाम देखिए बच्चों किधर है, ये पाम आपकी तरफ है, यानी कि आउट टू द बोर्ड है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आउट टू द बोर्ड था और राइट हैंड पाम रूल से भी अप टू द बोर्ड है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए
तो उस पर फोर्स लगता है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा या राइट हैंड पाम रूल के द्वारा आप फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोग बात किए हैं जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स का डायरेक्शन मैंने फाइंड किया। अब मुझे फाइंड करना है उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता होगा। तो मान लिया जाए कोई रॉड है जिसका लेंथ L है, और मैग्नेटिक फील्ड B स्ट्रेंथ वाले मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया जाता है, और करंट का अमाउंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, F का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए कंडक्टर, L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है, I का मतलब अमाउंट ऑफ करंट जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, P का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में उस रॉड को डाला गया है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन मेंटेन होता है, और एक खास बात, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो होता है तो फोर्स लगेगा। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर का पोजीशन, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा बच्चों? फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, इसमें फोर्स का वैल्यू बच्चों हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F इक्वल टू BIL। और BIL का क्या मतलब है? तो B का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, F का मतलब हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, I का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और L का मतलब हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में एक मैग्नेट रखा गया है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, नॉर्थ टू साउथ। और इसके बीच में परपेंडिकुलर एक रॉड रखा हुआ है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे है? तो ये ऊपर से नीचे को, ये चूंकि करंट बाहर की ओर है तो 2 डायमेंशनल पिक्चर में अच्छे से आपको शायद नहीं दिख रहा हो, तो ये जो रॉड है ये बाहर की ओर है निकला हुआ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग डिटेल कैसे फोर्स लगता है। बच्चों यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आपसे पूछा जाए तो नॉर्थ टू साउथ कहेंगे। करंट का डायरेक्शन क्या है? तो करंट का डायरेक्शन ये बाहर की ओर है, यानी कि यहाँ से ऐसे रखा गया है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा लगेगा? तो फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लेंगे, और इंडेक्स फिंगर को डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और करंट के डायरेक्शन में डालेंगे मिडिल फिंगर को। ये आगे की ओर मैंने रखा, ये की ओर है, आगे की ओर मैंने मिडिल फिंगर रखा, और थंब किधर जा रहा है बच्चों? थंब जा रहा है ऊपर की ओर। यानी कि फोर्स का जो वैल्यू होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड लगेगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों F इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हैं, BIL होगा। BIL का क्या मतलब है? तो B का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब अमाउंट ऑफ करेंट, और L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दिया जाए तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पता करेंगे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लिया जाए बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के प्लेन में, और चार्ज को मूव करवा दिया जाता है अपवर्ड। यहाँ भी एक बात आप याद रखेंगे, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई चार्ज मूव करता है तो कोई फोर्स उस पर
नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, Q चार्ज है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी V है, V वेलोसिटी से ये अपवर्ड मूव कर रहा है। अब मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर हम लोग बात करें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता था बच्चों, तो वो फोर्स लगता था BIL, ठीक है। तो इसको लिखेंगे F इक्वल टू B के लिए B लिखिए। अब I का मतलब क्या होता है, करंट है, और करंट का सिंपल सा मतलब है Q/T, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम इनटू बच्चों ये क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इसी को लिखा जा सकता है F इक्वल टू BQ और L डिवाइडेड बाई T। अब आप मुझे बताइए बच्चों, L/T, L का मतलब डिस्टेंस, टाइम का मतलब, T का मतलब टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम को क्या कहेंगे, तो डिस्टेंस बाई टाइम को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा बच्चों VQ और इसके लिए V इस्तेमाल करेंगे, V का मतलब वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला हम लोगों को बनता है किस चीज के लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको बच्चों वेक्टर के फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू, चूंकि ये Q यहाँ पे चार्ज है और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको बाहर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं B वेक्टर इंटू V वेक्टर। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। ये मैग्नीट्यूड जो मैंने यहाँ पे बनाया, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, याद रखना है, BQV होता है। B का मतलब क्या है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, Q का मतलब क्या है, चार्ज, और V का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब आप देख पा रहे हैं ये मोटर का डायग्राम आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ये सेंटर वाला जो रॉड है ये रोटेट होना स्टार्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये मोटर बच्चों दो कैटेगरी का हो सकता है, ये AC मोटर भी हो सकता है और DC मोटर भी हो सकता है। AC का मतलब है, AC मोटर का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट होता होगा। जैसे बच्चों हम लोगों के घर में जो बिजली आती है गवर्नमेंट के तरफ से, ये बिजली AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट पे जो मोटर चले उसे AC मोटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बच्चों ले सकते हैं, फैन हो सकता है, या वॉशिंग मशीन का मोटर हो सकता है, या आपका ग्राइंडर हो सकता है, मिक्सर हो सकता है। ये AC पे चलने वाला AC मोटर उसमें लगा होता है। दूसरी बात करें DC मोटर। DC मोटर का मतलब ये वैसा मोटर है जो डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब आप उसे बैटरी अवेलेबल करवाते हैं या सेल अवेलेबल करवाते हैं। जैसा बच्चों आप अपने टॉय कार में देखते होंगे, छोटा छोटा मोटर लगा होता है, वो एक्चुअली DC मोटर होता है और वो डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक करना मेरे लिए एनर्जी का काम करता है और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा पाता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। तो एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी इसे प्रोवाइड करवाया जाता है डिफरेंट माध्यम
या तो इंजन हो सकता है, या वाटर का पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है, या स्टीम के माध्यम से रोटेट करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, जनरेटर की बात करें तो दो कैटेगरी का देखने को मिलता है, एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और दूसरा डायरेक्ट करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है जिसको एसी कहते हैं, और डायरेक्ट करंट जनरेटर डीसी प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं। तो बैटरी जो हम लोगों के नॉर्मल भाषा में है वो बैटरी डीसी करंट प्रोवाइड करवाता है। और एसी आप जानते होंगे, हम लोगों के हाउस होल्ड जो सर्किट है, घर में जो सर्किट है उसमें एसी फ्लो होता है। ठीक है, जितना भी हम लोग एसी, फैन, टीवी वगैरह चलाते हैं ये एसी करंट पे ऑपरेट होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? यह वो करंट है जिसका पोलैरिटी टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हम लोगों का जो हाउस होल्ड सर्किट है, घर में जो बिजली सप्लाई होती है, इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकेंड में 100 टाइम्स इसका पोलैरिटी चेंज होता है। अपने इंडिया की बात करें तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 100 टाइम्स पोलैरिटी चेंज होता है। पोलैरिटी चेंज का क्या मतलब है बच्चों? एक लाइव वायर होता है जिसका पोटेंशियल 240 होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है जिसका पोटेंशियल 0 होता है। आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल वायर ग्रीन वाला है, 0 पोटेंशियल पे होता है, और एक लाइव वायर होता है जिसका पोटेंशियल 220 या 240 मान लेते हैं, 240 ही है। तो आप देख सकते हैं एक समय में मैक्सिमम 240 होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, फिर ये डाउन आकर के कहाँ था, नेगेटिव आ जाता है, 240 नेगेटिव हो जाता है, फिर ये नेक्स्ट मोमेंट में 240 पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेक्स्ट मोमेंट में 240 नेगेटिव हो जाता है। चूंकि ये लाइव वायर पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेटिवली अपना पोलैरिटी चेंज करते रहता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और दूसरी बात करें अल्टरनेटिंग करंट अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पोलैरिटी चेंज करने के कारण बच्चों मैं आपको बताया, पोलैरिटी अगर चेंज होता है तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी इसका है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1/50, यानी कि 1/50 सेकेंड में यह एक वेव कंप्लीट करता होगा। तो 1/50 सेकेंड में आप देख सकते हैं ये पीरियड 1/50 सेकेंड का हो गया। एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है, मतलब 1/50 सेकेंड में ये 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, 2 बार पोलैरिटी चेंज करता है। इसलिए अगर पूरा हम लोग 50 हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 1 सेकेंड में कितनी बार पोलैरिटी चेंज करेगा? ये 100 टाइम्स पोलैरिटी चेंज करेगा। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग डीसी का। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। हम लोग अपने घर में जो टॉय कार हो या छोटा मोटा चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, जैसे रेडियो है या दीवार घड़ी है, इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरी जो इस्तेमाल करते हैं वो करंट प्रोवाइड करवाता है डीसी टाइप का। डीसी कहने का मतलब है उसका पोलैरिटी फिक्स्ड होता है। जैसे मैं बात करूं, एक तो देख रहे हैं ये 0 वोल्टेज पे होगा और एक हाई वोल्टेज पे होगा। तो जो हाई वोल्टेज पे होगा वो प्लस में ही रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जो पॉजिटिव एंड होगा वो फिक्स्ड होता है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव एंड होता है वो भी फिक्स्ड होता है नेगेटिव। चूंकि पोलैरिटी फिक्स्ड है इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। और बच्चों इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो सडनली अगर किसी कारण से मेरा बॉडी कांटेक्ट में आ जाता है तो वो सीवियर शॉक प्रोवाइड करवाता है। लेकिन डीसी के साथ ऐसा नहीं है, डीसी में हम लोगों को कोई करंट नहीं लगता। यही कारण है जो आपसे पूछा जाता है लैबोरेटरी में डीसी करंट यूज़ करने के लिए क्यों अलाउड है। एसी से कोई हम लोग लैबोरेटरी में वर्क नहीं करते, खास करके एक्सपेरिमेंटल वर्क हम लोग डीसी करंट का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक का चांसेस नहीं होता है डीसी करंट में। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग का मतलब है
जब भी किसी पॉइंट से करंट ड्रॉ किया जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक फिक्स्ड लिमिट होता है। जैसे मान लिया जाए एक सॉकेट आप देख रहे हैं, इस सॉकेट से इसका एक कैपेसिटी होगा 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर तक करंट यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर एक ही जगह कनेक्ट कर देते हैं तो कई बार क्या होता है, इस एक पॉइंट से जो इसका लिमिट है 5 एम्पियर का, उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लगता है। तो जब उसके सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट ड्रॉ किया जाता है तो कंडीशन कहलाता है ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग के बाद हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है और हीटिंग इफेक्ट होने के कारण इसका इंसुलेशन मेल्ट करता है और आग लगने की संभावना है, क्योंकि अल्टीमेटली शॉर्ट सर्किट का कंडीशन डेवलप हो जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या है बच्चों? तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सर्किट का मतलब है अगर किसी पॉइंट से एक सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट अगर ड्रॉ किया जाता है तो कंडीशन डेवलप होगा ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग के कारण हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है और हीटिंग इफेक्ट के कारण इंसुलेशन उसका मेल्ट हो जाता है। और जैसे ही इंसुलेशन मेल्ट होता है तो आप देखेंगे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, कंडीशन कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट, और उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एक साथ फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक फायर का केस जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ओवरलोडिंग में आप मेंशन कर सकते हैं टोटल करंट ड्रॉन बाय ऑल द अप्लायंसेस एक्सीड्स द सेफ्टी लिमिट कॉजेज ओवरलोडिंग। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्टेड है, अगर वो सेफ लिमिट के ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है तो कंडीशन डेवलप होता है ओवरलोडिंग। और ये कॉज किसके कारण होता है? तो बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने के कारण होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग एक सॉकेट में हम लोग दूसरा सॉकेट लगाते हैं और दूसरे सॉकेट से बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कनेक्ट कर देते हैं। इससे एक पॉइंट पे ज़्यादा लोड पड़ता है और ओवरलोडिंग का केस जनरेट हो जाता है। ओवरलोडिंग के बाद शॉर्ट सर्किट का केस जनरेट हो जाता है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फायर तक कंडीशन पहुंच जाती है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? तो बच्चों यह एक सेफ्टी डिवाइस है जो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करता है। आप कह सकते हैं अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। एक्चुअली ये फ्यूज वायर जो है ये एक लीड और टीन का बना होता है। लीड और टीन का एलॉय है, इसका बना होता है और ऑलवेज इसको लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। और बच्चों आपसे पूछा जाए फ्यूज किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो फ्यूज वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे ही एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा करंट इस फ्यूज से फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उस हीटिंग इफेक्ट के कारण वायर मेल्ट हो जाता है, अल्टीमेटली सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में जो फ्यूज इस्तेमाल हुआ करता था वो इस टाइप का फ्यूज हुआ करता था। ये पोर्सिलीन केस में यह एक स्ट्रक्चर है और इसमें फ्यूज वायर, इस दोनों को फ्यूज वायर कनेक्ट करके और इसको ले सॉकेट में लगा दिया जाता था। जब कभी भी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा करंट ड्रॉ होता है हाउस होल्ड सर्किट में तो ये वायर करने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है और सर्किट जो हम लोगों का हाउस होल्ड सर्किट है ये इंटैक्ट बच जाता है। ये तो हो गया एक पुराने ज़माने का फ्यूज़। ये छोटा छोटा इलेक्ट्रिक अप्लायंस में ये भी फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, एक देख सकते हैं इसमें बीच में छोटा सा वायर है, किसी वायर का एक एंड यहाँ कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड यहाँ कनेक्टेड होता है। जैसे ही सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण ये बीच वाला वायर मेल्ट कर जाता है और सर्किट हो जाता है ओपन। ओपन सर्किट से करंट फ्लो तो होता नहीं है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, ये एक नया टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसे MCB कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आजकल फ्यूज को रिप्लेस करके MCB का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है तो बच्चों ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेट का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट में पहला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, अर्थिंग क्या होता है।
किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है अर्थिंग। बेसिकली अर्थिंग वैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कनेक्ट करते हैं जिसका बॉडी मेटेलिक हो और हाई इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता हो। वैसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हाई इलेक्ट्रिक करंट विड्रॉ करता है उसको अर्थिंग सप्लाई दिया जाता है। इसका कारण ये है, जो मान लिया जाए किसी कारण बस उसके बॉडी में करंट आ जाए और उसको अर्थ वायर से कनेक्ट किया गया है तो पूरे इलेक्ट्रिक अप्लायंस का बॉडी पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो होने के कारण जब भी हम लोग टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक हम लोगों को नहीं लगता। इस बात का डिस्कशन आगे करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं अर्थिंग होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द मेटालिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद द अर्थ बाय अ कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर के मदद से किसी हाई करंट ड्राइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थ के द्वारा। बच्चों बात करेंगे वर्किंग ऑफ अर्थिंग। ये अर्थिंग काम कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं पोल के तरफ से डायग्राम में आपको दिख रहा है, पोल से दो वायर पहुंचता है किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के पास। उसमें एक लाइव वायर होगा, दूसरा न्यूट्रल वायर होगा। तो दोनों वायर पहुंचने के बाद किसी कारणवश मान लिया जाए इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी में लाइव वायर टच कर जाता है तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी में करंट आ जाएगा। और आपको पता है लाइव वायर जो होता है हाई पोटेंशियल पे होता है। 220 वोल्ट जो हम लोगों के घर में सप्लाई आता है 220 वोल्ट पोटेंशियल पे होता है। अब पूरे इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी पे हाई पोटेंशियल है और कोई पर्सन अगर जा करके उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करता है तो वो पर्सन अर्थ के कांटेक्ट में होता है और अर्थ का पोटेंशियल होता है ज़ीरो। जैसे ही ये पर्सन इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करेगा तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पोटेंशियल 220 और अर्थ से इसके बॉडी के कनेक्ट होने के कारण और बॉडी का पोटेंशियल ज़ीरो। तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है 220 वोल्ट का और वो करेंट इस पर्सन के बॉडी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक शॉक पर्सन फील करता है। मे भी कई बार डेथ भी हो सकता है अगर उसको बचाया ना जाए तो, ठीक है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक अर्थ वायर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसे इसमें क्या किया जाएगा, अर्थ वायर को मैं ले लूं, इस अर्थ वायर को यहाँ से लेकर इसको इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ही इसकी बॉडी को आप अर्थ वायर से कनेक्ट करेंगे यानी कि अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी का पोटेंशियल भी ज़ीरो। जब कभी भी लाइव वायर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी में टच करने के कारण बॉडी में पोटेंशियल 220 का बनता है तो टोटल करंट ये अर्थ वायर से कनेक्ट होने के कारण अर्थ वायर में चला जाता है और इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बॉडी का पोटेंशियल रिमेन जीरो रहता है बिकॉज वो अर्थ वायर से कनेक्टेड है। उस कंडीशन में कोई पर्सन इसको टच करता है तो करंट, चूंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और इसके बॉडी का भी अर्थ में कांटेक्ट होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो बॉडी से कोई करंट फ्लो नहीं होता है और वो इंटैक्ट बच जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक उसे नहीं लगती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल वर्किंग था अर्थिंग का। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वायरिंग ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट। हम लोग के घर में बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल पे सप्लाई आता है करंट का गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बेसिकली दो वायर हम लोगों को देखने को मिलता है, एक लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर भी पोल पे होता है लेकिन जनरली अर्थ वायर हम लोग घर में इंस्टॉल कर लेते हैं अपने घर के पास, लेकिन दो वायर तो निश्चित रूप से वहाँ आता ही है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अगर हम लोग कलर की बात करें, कलर कोडिंग की बात करें, तो जो लाइव वायर होता है ये ओल्ड कोडिंग के अकॉर्डिंग ये रेड हुआ करता था और न्यू कोडिंग के अकॉर्डिंग अभी जो कलर है वो ब्राउन होता है। न्यूट्रल वायर की बात करें तो पहले जो हुआ करता था वो ब्लैक हुआ करता था न्यूट्रल वायर का कलर। आजकल न्यूट्रल वायर का कलर लाइट ब्लू दिया जाता है लाइव। उसके बाद अर्थ वायर की बात करें तो पहले के समय में जो ओल्ड कलर कोडिंग है उसमें अर्थ वायर का कलर ग्रीन हुआ करता था। आजकल जो न्यू कलर कोडिंग है उसमें अर्थ वायर का कलर येलो भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं तीन वायर हो सकता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। आपको पता है लाइव वायर का पोटेंशियल
220 होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका। न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल 0 होता है और अर्थ वायर का पोटेंशियल भी 0 होता है। तो 3 वायर को हम लोग यहाँ पे समझे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, अगर ये कलर येलो कलर का है, ये अगर येलो कलर का है तो निश्चित रूप से ये कौन सा वायर होगा, ये अर्थ वायर होगा। न्यू कलर कोडिंग है ये बच्चे, ये क्या है, न्यू कलर कोडिंग है। अगर ये ब्राउन कलर का है तो निश्चित रूप से ये लाइव वायर होगा, और अगर लाइट ब्लू है तो निश्चित रूप से ये न्यूट्रल कलर का होगा। ओल्ड कलर कोडिंग में देख सकते हैं अर्थ वायर जो है ये ग्रीन हुआ करता था, लाइव वायर रेड है और न्यूट्रल वायर ब्लैक हुआ करता था। तो दोनों कलर कोडिंग हम लोगों को याद रखना होता है, ओल्ड कलर कोडिंग भी और न्यू कलर कोडिंग भी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग हाउस होल्ड सर्किट हाउस होल्ड सर्किट डायग्राम। जब पोल से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग अपने घर में लाते हैं तो 2 इलेक्ट्रिक वायर हम लोगों के पास आता है, एक लाइव वायर और दूसरा नहीं न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर पोल से लाते हैं, और ये जो लाइव वायर है इसमें मेन फ्यूज कनेक्टेड होता है, और दोनों ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर जाकर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर से कनेक्ट होता है। अब बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी है वो 2 चीज़ ला करके हम लोगों के घर में लगा देती है, एक है ये मेन फ्यूज और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर ये कैलकुलेट करता है जो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर पाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड ये रखता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने खर्च किया उसके अकॉर्डिंग बिल हम लोगों को देना होता है। बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी ये मेजर करता है ये किलो वाट आवर में मेजर करता है। किलो वाट आवर एनर्जी का एक यूनिट है, कमर्शियल यूनिट कहते हैं इसको। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। कई बार आप सुने होंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 यूनिट आया, इसका मतलब होता है 500 किलो वाट एनर्जी का 500 किलो वाट आवर एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रिसिटी मीटर से 2 वायर निकलता है, 2 वायर पहुँचता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि ये देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है एक्चुअली ये मेन स्विच है जहाँ से एक बार में ये दोनों कनेक्शन को काटा जा सकता है। मेन स्विच से अगर ऑफ कर देते हैं तो मेरे हाउस घर के अंदर का सारा इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है, कहीं से भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की चांसेस नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिशियन ऑपरेट करने आता है हम लोगों के घर में, यही वो मेन स्विच है जिसको ऑफ करके वो इलेक्ट्रिसिटी का काम घर में कर सकता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचा रहता है। बच्चों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का डायग्राम मैं नहीं लगा पाया, इसके जस्ट आगे एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 2 वायर हम लोग देखते हैं ओरिजिनेट होता है। एक है डोमेस्टिक लाइट और दूसरा वायर है डोमेस्टिक पावर। यहाँ पे मेंशन कर दूँ 2 तरह का वायर होगा बच्चे। एक होगा ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है एक्चुअली 5 एम्पियर सप्लाई का, और इसे कहते हैं डोमेस्टिक लाइट। डोमेस्टिक लाइट, ठीक है। और एक वायर यहाँ भी देख रहे हैं, ये 3 का कनेक्शन, ये होता है बच्चों 15 एम्पियर का, और इसको कहते हैं डोमेस्टिक पावर। डोमेस्टिक पावर, डोमेस्टिक पावर। तो जो डोमेस्टिक लाइट है उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, और जो थोड़ा थोड़ा करंट ड्रॉ करने वाला इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो डोमेस्टिक लाइट से कनेक्टेड होता है। जैसे फ़ैन की बात करें, बल्ब की बात करें, उसके बाद टीवी की बात करें, तो कम इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंस को डोमेस्टिक लाइट से कनेक्ट किया जाता है, और उसमें मैक्सिमम जो फ्यूज़ का रेटिंग होता है 5 एम्पियर का। यानी कि जब कभी भी 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा अगर उसमें फ्यूज़ लगा हुआ है तो हाई करंट ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसे यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पावर सर्किट में। आप देख सकते हैं आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग है तो एक वायरिंग जो होता है ये इस हाइट पे होता है, और दूसरा जो वायरिंग होता है आप देखेंगे घुटने हाइट तक होता है, नीचे लगा होता है, तो वो 15 एम्पियर के रेटिंग वाला होता है। जनरली उसमें हम लोग ब्लोअर लगाते हैं या हीटर लगाते हैं या फ्रिज वगैरह कनेक्ट करते हैं। फ्रिज तो आजकल इन्वर्टर वाला आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत कम है, इसलिए डोमेस्टिक सर्किट में भी उसे कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आप वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन का स्पेशली वो पावर सर्किट से ही कनेक्टेड होता है, तो डोमेस्टिक पावर से ही कनेक्टेड होता है।
तो मुझे यहाँ तक समझ आता है, दो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से दो वायर ओरिजिनेट होगा, एक 15 एम्पियर वाला, एक 5 एम्पियर वाला। 5 एम्पियर वाले को डोमेस्टिक लाइट कहते हैं और 15 एम्पियर वाले का डोमेस्टिक पावर कहते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे डोमेस्टिक लाइट की बात करें तो दो वायर यहाँ से ओरिजिनेट होगा, एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। आप देखेंगे प्रत्येक, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉकेट है, यहाँ से आप फैन अटैच करना चाहते हैं तो इसके पास भी एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है और यहाँ से अर्थ वायर इसके बॉडी को कनेक्ट किया जाता है। तो 3 वायर है, 3 वायर में जो आगे वाला देखते हैं ये अर्थ वाला होता है और ये दोनों जो है इसमें एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं बच्चों, सॉकेट में जो थर्ड वाला होल होता है ये अर्थ के लिए होता है, ये अर्थ वायर कनेक्टेड होता है और इस दोनों में एक में लाइव वायर होगा, दूसरे में न्यूट्रल वायर होगा, ठीक है। और प्रत्येक इलेक्ट्रिक अप्लायंस में स्विच लगा होता है, तो अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज़ कर पाते हैं। यहाँ से बच्चों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो हाउस होल्ड सर्किट है इसमें सर्किट का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो दो तरह के सर्किट हम लोग पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो आपको पता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का अमाउंट बढ़ जाता है। अगर घर में वायरिंग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण वो सूटेबल नहीं है। दूसरी बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच नहीं लगाया जा सकता। यही कारण है जो हम लोग अपने घर में जितना अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्ट करते हैं सब के लिए स्विच बनाते हैं और पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बंद किया जा सकता है। इसलिए हम लोग अपने घर में पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, तो जानते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, इसलिए एक ये डेंजरस साइन हो सकता है। दूसरा, अगर हाई करंट हम लोग विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से तो मे बी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट का कंडीशन हो सकता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फायर भी कॉज हो सकता है। या हो सकता है कहीं लूज कनेक्शन है हम लोगों के घर में, तो लूज कनेक्शन के कारण वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है या ओवरलोडिंग के कंडीशन इलेक्ट्रिक फायर भी जनरेट हो सकता है। तो कुछ नुकसान भी है इलेक्ट्रिक वायरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन बहुत सारा फायदा भी है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यूज़ करते हैं तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोगों को रखना होता है। जैसे अपने वेट हैंड से आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच नहीं करते हैं। रीज़न ये है, जो टैप वाटर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। अगर भींगे हुए हाथ से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करें तो मे बी इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव किया जा सकता है। अनप्लग इक्विपमेंट सेफली, यानी कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को प्लग करते हैं या अनप्लग करते हैं तो सेफ्टी के साथ करना चाहिए, क्योंकि मे भी इलेक्ट्रिक शॉक वहाँ पे लग सकता है। इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल कोड प्रॉपरली, इन्वेस्टिगेट फ्लिकरिंग लाइट। कई बार देखते हैं हाउस होल्ड सर्किट है, उसमें कोई लाइट फ्लक्चुएट हो रहा होता है, बंद हो रहा होता है, जल होता है, तो उसको फ्लिकरिंग लाइट कहते हैं। फ्लिकरिंग लाइट का रीजन हो सकता है लूज कनेक्शन, और लूज कनेक्शन का कंसिक्वेंसेज है मे बी इलेक्ट्रिक फायर हो सकता है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। इसलिए जैसे ही आपको फ्लिकरिंग लाइट दिखता है तो आपको तुरंत मैकेनिक को बुला करके उसको करेक्ट करवा लेना चाहिए। और बच्चों, इमरजेंसी के केस में निश्चित रूप से आपको कॉल करना है फायर फाइटर को। अगर किसी की कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को आप कॉल करेंगे तो प्रॉपर टाइम पे वो पहुँच करके फायर को कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।